बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज एक ही मौजू है, आयशा, जिनका कोयटे से इमरान खान की लाइव कॉल पे उनका जिक्र हुआ और कब्ज़ा ग्रुप ने जो कुछ उनके साथ वारदात की उसके बारे में आज थोड़ी सी तफसीलात के साथ जो मेरे नॉलेज में आई है। और बशुक्रिया रऊफ़ कलासरा, मेरे बड़े पसंदीदा एंकर भी थे और अच्छे सहाफ़ी भी हैं, उनका शुक्रिया के साथ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। आज उसके हवाले से भी कुछ उनकी भी कोई बातें बीच में आ जाएंगी। मैं कह रहा था कि कुछ लोगों ने अभी आज 4-5 दिन पहले, जिस दिन इमरान खान ने उनका फ़ोन सुना आयशा का, तो उसमें कई लोगों ने शुरू में ही ये डाल दिया, दूसरे दिन ही, बल्कि मेरा ख्याल है भी 8-10 घंटे ही गुजरे थे, तो उन्होंने थंबनेल के साथ अपनी अपनी वीडियो पॉपुलर करने के लिए उन्होंने डाल दिया जी कि इमरान खान का वादा सच्चा हो गया और देखो कैसे हो गया, बस 5 लाख मिल गया उसको और बकाया जात मिल गए। जबकि ऐसे हकीकत नहीं है। वो 5 लाख उसको वो मिले हैं जो उमर शेख ने दिलवाए हैं। उसके बाद जो उसके बकाया जात अब रहते हैं, जो टूट फूट के और जो उसके अखराजात हुए हैं, उसको तो कंपलसेट जो ना वो भी दी जाए कि जो उसने ट्रैवल किया है, जो उसने सख्तियां झेली हैं, जो उसने सफ़र किया है, जो उसने टाइम ज़ाया किया है, ये तो बल्कि उसको प्लेंटी के साथ मिलना चाहिए। और ऐसा मिलना चाहिए कि उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए के करीब उस आदमी को प्लेंटी डाली जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। मजलूम के साथ रहना सबसे बड़ी नेकी है। क्योंकि उन्होंने जो अपनी स्टोरी सुनाई है, मैं उसमें से चंद चीज़ें आपको उन्हीं की ज़ुबानी भी बताऊंगा, वो आप खुद भी सुन लेंगे और पता लग जाएगा। ये आप सुनिए उनकी ज़ुबानी। और उनको हमने रेंट आउट कर दिया। जब रेंट आउट कर दिया, हमें बाद में पता चला कि ये एसएसपी के भाई हैं। हमें उस टाइम तो इन्होंने कुछ और बोला था। अच्छा, वो क्या हुआ कि वो इन्होंने जो है अगस्त में हम लोग आए हैं, 4-5 महीने बाद आए हैं ईद करने। हम लोग यहाँ पे रिलेटिव्स के पास आते हैं। जब आए हैं तो पता चला कि इन्होंने तो कब्जा कर लिया। मैंने इनको कहा कि मेरी मदर बीमार है, सिर्फ 1 साल आपको मैं मतलब कर सकती हूँ, आगे मैं और साल आपके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं खुद शिफ्ट होना चाह रही हूँ। तो इन्होंने जो है वो मुझे बिल्कुल छोड़ने से इनकार कर दिया। बाद में जब प्रोसेस चलता रहा पता चला कि इन्होंने तो स्टे ले लिया। अब स्टे किस बात का लिया, मैं तो अदालत से हैरान हूँ कि स्टे किस बात का दिया। और स्टे में आप देखें, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है, स्टे में साफ लिखा हुआ है कि स्टे दे भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो बात को बरकरार रख रहे हैं। अब आप देखिए कि ये अदालतों के, जो हमारे अदालतों के निज़ाम हैं, जिस पे लोग तनकीद करते हैं तो बाद में ये कहते हैं जी कि अदालतों पे तनकीद ना करें। भाई क्यों ना करें, जब आप लोगों के फैसले ही मुतनाज़ा होते हैं, जिसमें कि ना आप साहिल को कुछ देते हैं और ना उसको कुछ लेने देते हैं, और जब ये वो वाबेला करें तो आप कहते हैं जी ये तौहीन अदालत है। ये कोई तरीका तो नहीं है कि आपने, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कैसे दिया कि स्टे भी दे दिया और फिर उसको कैंसिल भी कर दिया कि इतने दिन बाद कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों पार्टियों को राजी कर लिया। यानी यही बात आ गई कि वो पैसे आप जज को दे दें, जज दोनों पार्टियों से पैसे वसूल कर ले और जिसके हक में फैसला हो उसके पैसे रख ले और दूसरे के पैसे वापस कर दे। यार अफसोस है कि मैं तेरे हक में फैसला नहीं कर सका। यानी फैसला तो उसने एक ही करना है, चाहे वो इसके हक में करे चाहे उसके हक में करे। लेकिन क्या है कि जब वो फैसला कर लेगा तो वो जब दूसरे की पार्टी के पैसे वापस कर देगा। और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं मैं कि उमर शेख का जो उन्होंने, रऊफ़ कलासरा ने जो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जब डंडा घुमाया, मैंने उसको वार्निंग दी, थ्रेट किया, तो वो उसने कहा जी ठीक है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर मुझे चाबियां मिलनी चाहिए। उसने चाबियां भी दे दी उसके भाई को भी। फिर पहले तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन जब बात खुली तो उन्होंने बताया कि ये खुद भी, यानी एक की बात नहीं है, पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और
عائشہ جو ہیں وہ خود بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ سائل ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو ایک تو بزرگ تھے جو اپنے پوتے کے ساتھ آئے تھے، کتنا ہی پرانا کیس لے کے آئے ہوئے تھے. اسی طرح اور کئی لوگ ہیں، کسی کا 10 سال کا کیس ہے، کسی کا 12 سال کا کیس ہے. تو انہوں نے اس کے جو ہے نا وہ داد رسی کی، کیونکہ عمر شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنی کچہری لگاتا تھا، اوپن کچہری لگاتا تھا اس میں. اب آپ اس چیز سے بھی ایک اور چیز کا اخذ کر سکتے ہیں کہ اس سے تو پھر بہتر ہے کہ عدالتوں میں کیس جانے سے بہتر ہے کہ وہ پولیس ہی کے پاس جائے اور اچھے قسم کے پولیس افیسر لگائے جائیں جنہیں خوف خدا ہو اور جنہیں آخرت کا خوف ہو. وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کام میں پڑیں اور عدالتوں میں چکر لگانے کی بجائے یہ کام جو ہے نا ڈنڈے سے ایک ہی دن میں ہو جائے. آپ دیکھیں سعودیہ میں بھی تقریباً بہت کوئکلی جو ہے نا وہ کیس چلتا ہے اور کوئکلی فیصلہ ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ اب اگلے سال تاریخ پڑے گی، پھر اس سے اگلے سال پڑے گی. مجھے یاد ہے کہ ایک کوہاٹ کے لوگ تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے. چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے والی ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں اور پاکستان کا عدلیہ کا نظام کس طرح کا ہے. اس میں عائشہ کا جو کیس ہے اس کو ایز اے ایک سیمپل بنا کے کورٹ کو جو ہے نا وہ 100 موٹو لینا چاہیے اور کئی اور کیسوں کا وہ لے سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ ایک ہی کیس ہے صرف. ہو چکا ہوا ہے. پولیس کہتی تھی چاہے آپ جا کر جو ہے کوئی آرڈر لے کر آئے. اب مجھے تو کوئی طریقوں کا نہیں پتا، کوئی کچھ نہیں پتا. والدہ کہتی تھی کہ عدالتوں کے مسئلے لمبے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ایمینس تک میں گئی ہوں اور میرے گھر کی بولیاں لگتی تھی، مجھے فونز آتے تھے. میں جب وہاں پہ جاتی تھی میرا بچہ ان کے قدموں میں پڑتا تھا اور جو ہے یہاں تک ہم پہ ظلم ہوتا تھا اور بولیاں لگتی تھی 8 لاکھ دے دو، اتنے لاکھ دے دو، اتنے لاکھ. ہماری محنت کی کمائی. آپ کا گھر خالی کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ آپ تو مجھے کسی نے، میری کولیگ تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا CCPO صاحب کا. عمر میں شیخ صاحب میری کا والدہ سے جی عمر شیخ صاحب کا. اچھا اوکے. اور آپ یقین کریں ان جیسا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں نا کسی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو جب تک صحیح نہیں کریں گے آپ کا ڈپارٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا. انہوں نے وہی کام کیا کہ ہمارے سامنے یہ آپ نیوز چینل والوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. میں آپ کو ڈیٹیلز دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ آئیں میں آپ کو لائیو دیتی ہوں. میں آپ کو فائلیں میری اتنی موٹی موٹی بنی ہوئی ہیں. ڈان نیوز میں نے نہیں چھوڑا، دنیا نیوز، ARY نیوز، ہر جگہ میں گئی. میں کہتی تھی خدا کے لیے میرا انٹرویو کرو. اب آپ ان کی اس بات سے بھی لے لیں کہ بھئی وہ نیوز چینل والوں کے پاس بھی گئے ہیں اور نیوز چینل والے کتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کھری بات، سچی بات، ہمارا چینل نمبر 1. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان کی انگلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. لوگوں کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، ان کی چینل والوں کی ایک ہی انگلی کھڑی ہوتی ہے شہباز شریف کی طرح. ہمارا چینل نمبر 1. بھئی چینل نمبر 1 ہے تو جھوٹ میں ہے نا. کسی کی داد رسی تو نہیں کر رہے آپ لوگ. اگر داد رسی کر رہے ہوں تو پھر آپ کا چینل 1 جو ہے وہ واقعی مانا جائے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا چینل نمبر 1، تو پھر تو چینل نمبر 1 جھوٹ میں ہے. بقول حامد میر کے کہ 90% چینل جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو حامد میر کی ایک ویڈیو کلپ پڑا ہوا ہے لوگوں کے پاس کہ جس میں وہ خود کہتا ہے، جبکہ وہ طارق جمیل صاحب سے کہہ رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں، آپ نے چینل کے بارے میں یہ بات کیوں کہی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں اسی جگہ پہ وہ خود وہ کچھ کر رہا ہے اور دوسرے سے ایک اچھے انسان سے جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے بغیر کسی تفریق کے کہ وہ کس مسلک سے کون تعلق رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ باقی ممالک کے لوگ طارق جمیل سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ ہر فرقے کا بندہ طارق جمیل صاحب سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ وہ فرقے کی بات نہیں کرتے، وہ آپ کو صرف سمجھانے کی بات کرتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھا مقام اللہ تعالیٰ دیں گے. ان کی اور کوئی داد رسی نہیں ہے ہمارے ساتھ. بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، اچھی ترغیب دے رہے ہیں نا کسی چیز کی بھی. اب میں آ گیا تھا بات اس طرف کہ دوسری طرف چلی گئی عائشہ کی طرف. ذیشان اصغر صاحب. اچھا ذیشان اصغر صاحب میرے خیال SSP ہیں لاہور میں تھے شاید.
जी जी जी। आपकी उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, आपकी ज़िशान असगर से नहीं बात हुई आपने? मैं उनके ऑफिस गई, वो मुझसे नहीं मिले, लेकिन फिर लोगों से इनडायरेक्टली, जैसे मैं किसी न्यूज चैनल के पास गई, जो वो आगे से क्राइम कंट्रोलर वाला या जो होता था, वो आगे से कहते थे कि बड़े ऑनरेबल बंदे। मैंने कहा ठीक है, बड़े ऑनरेबल बंदे, आप हमें मुलाकात करवा दें। वो कहते थे हम बात करेंगे। जब वो बात करते थे अगले दिन, वो कहते थे आपको आपका घर मिल जाएगा, आप आराम से बैठना। ये अब आप देखिए कि आयशा कितनी बेचारी दुखी है, जो एक दर्द दिल रखने वाला आदमी है। वो तो मेरा ख्याल है कि अफसोस से, अब दूर बैठा आदमी अफसोस से ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन चीजों को हाईलाइट करना भी एक जुमरे में आता है कि आप अगर हाईलाइट इस चीज को भी कर रहे हैं, तब भी आप उसके साथ शामिल हो गए, उसकी आवाज में आपने आवाज मिला दी है। मेरा इस वीडियो करने का मकसद ही यही था कि ये आम आदमी तक एक तो आवाज पहुंचे और आम आदमी को शऊर हो कि हमने क्या करना है और हमने क्या हासिल करना है। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप भागेंगे नहीं, जब तक आप तरद्दद नहीं करेंगे, आपको आपका हक नहीं तो कोई देगा। ये तो वही वो आयशा वाली बात है कि भाई शेख उमर ने डंडा उठाया हुआ था, तो डंडे के जोर पर ये कौम ही डंडे के जोर पर चलती है। ये कौम है ही डंडे की। वाकई मैं खुद भी कई दफा कह चुका हूं कई जगह कि इस कौम के सुधारने का एक ही तरीका है कि चाबक आदमी उठा ले और चाबक से इनको आगे लगाए। जैसे घोड़े को मारते हैं तो वो आगे भागता है ना, इस तरह इस कौम को भी चाबक से जो है ना वो सबक सिखाया जाए और इनको आगे लगाया जाए। ये हाथों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मिसाल मशहूर है इस बात की। मैं अब आपको उमर शेख साहब की कोई थोड़ी सी जुबानी बात बताता हूं कि वो उन्होंने अपने बयान में क्या बताया और उन्होंने क्या थोड़ी सी स्टोरी जो है वो उसको कैसे कहा कि भाई कैसे मेरे पास ये आए और क्या हुआ। थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने ये लाइव कॉल भी सुनी, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे दोस्तों ने और वेलविशर्स ने बताया कि आपका जो आपने जो काम किया था, यानी मैंने बतौर सीसीपीओ, उसकी रेजोनेंस आनी सिस्टम में शुरू हो गई है। तो उसके बाद मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मैंने क्लिप देखा तो मुझे सारा वाकया याद आ गया है। ये 2 दिसंबर की बात है, डेट भी मुझे याद है, इसलिए कि उस दिन ये 2020 को मैं जैसे रोजाना तकरीबन खुली कचहरी अपने ऑफिस के अंदर लगाता था, तो कंप्लेनेंट्स एंटर हुए तो एक सुर्ख बालों वाली बूढ़ी औरत और उनकी बेटी, ये आयशा अपनी माँ के साथ थी, और इनका आयशा का बेटा 3.5-4 साल का, उसका नाम भी उमर था। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा मोहम्मद उमर डॉक्टर, तो इसलिए मुझे वो याद है। तो मैंने माँ जी जब एंटर हुई तो घबराई हुई थी, तो मैंने दूर से देख के आवाज दी और मैंने कहा माँ जी आ जाओ, बेटे के पास आई हैं। अच्छा। तो वो खुश हो गई, उनकी हौसला अफजाई होगी। वही उन्होंने अपने पल्लू उठाए चादर के। और अब आप उमर शेख साहब की बात सुने कि उनके दिल में एक सुर्ख बालों वाली बूढ़ी औरत, यानी एहतराम की बात है ना, उनका अखलाक आप देखें कि उनकी तरबियत जो ऐसी है कि उन्होंने उसको दूर से देखते ही उसका एहतराम कितना किया कि अपनी माँ जैसा समझा। अपने एहतराम की वजह से उन्हें अपने पास बुलाया कि अपना मैं आपका बेटा हूं, आप अपने बेटे के पास आए हैं। और यही चीजें अगर अवाम को इन लोगों से मिलना शुरू हो जाएं तो आप यकीन मानेंगे कि हमारा माशरा जो है वो बहुत जल्द सुधर सकता है। इसकी अखलाकियात जो है ना और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं। आप जो दूसरी कौमों को देखते हैं कि वो आज बड़े आगे हैं, वो उन्होंने भी 100 200 साल लगाए हैं अपने अखलाकियात को ठीक करने में। उसके बावजूद भी आज भी उनमें झूठ फरेब है, लेकिन उस निस्बतन नहीं है कि जो हम में है, जो अखलाकी गिरावट हम में है वो दूसरी कौमों में नहीं है। हमें अपनी अखलाकी गिरावट जो है वो दूर करनी पड़ेगी। हर आदमी जिम्मेदारी ले, चाहे वो थोड़ी ले ले, अखलाकी तौर पर थोड़ी भी जिम्मेदारी ले ले, तो मेरा ख्याल है कि हमारा माशरा बहुत जल्द अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। हम भी दुनिया में सरखरू होकर जा सकते हैं कि हमारी भी कोई दुनिया में कोई इज्जत है। अब आप इसी उमर शेख की बात देख लें कि उमर शेख ने कितने प्यार से और कितने तरीके से ये काम सारा किया है। मुझे दुआएं देना शुरू कर दी और मुझे कहा बेटा मैं
कोयटा से तेरा नाम सुन के आई हूँ। तो मैं क्या, आ जाए बैठे, क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि मैं भी बेवा हूँ और मेरी बेटी भी बेवा है। मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि उमर एक यतीम बच्चा है। तो मैंने उमर को साथ बुलाया, प्यार किया, फिर मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और उसका शौहर यानी दामाद कोयटा में काम करते थे, दामाद की डेथ हो गई। तो मैंने यहाँ पे राह पर डिफेंस में एक घर बनाया था 8 मरले का, और वो किराए पे मैंने दे दिया। तो किराएदार 2 साल हो गया, ना खाली कर रहे हैं ना किराया दे रहे हैं, उल्टा उन्होंने हम पे केस भी कर दिया है। और उस केस के नतीजे में हर 1.5 माह बाद मैं और मेरी बेटी कोयटा से लाहौर आती हैं पेशी के ऊपर। तो मैंने पूछा माँ जी अब तारीख कब है? तो कहती है 5 तारीख। अब आप देखें कि यही चीज जो है ना, वो कोर्ट भी उन मुजरमान की कैसे हेल्प करता है कि दूसरे को, अब ये तो चले कोयटे से वो कह रही थी कि हम कोयटा से आते हैं, अब एक आदमी लंदन में बैठा है, एक पेरिस में बैठा हुआ है, एक जर्मनी में बैठा हुआ है जिसका केस चल रहा है, उसको ये कहें जी कि 2 महीने बाद आपकी तारीख है। जैसे कि पाकिस्तान अखबार के चीफ एडिटर के बेटे के बारे में, शामी के, कि भाई उसने उस लेडीज के पैसे देने थे जो लंदन में थी, और उन्हें हर दफा वो तारीख पे बुलवाते थे और तारीख आगे डल जाती थी और केस आगे चल जाता था। अब आप बताएं कि एक आदमी को तारीख पे तारीख दी जाएगी तो वो आदमी फेड अप नहीं होगा तो क्या करेगा? कोर्ट को तो पहले ये सोचना चाहिए कि इस बंदे के मसाइल क्या हैं, इसके हल के लिए हमें क्या तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। वो तो अपनी रूटीन में है, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ वो जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए कि कोर्ट में कौन आया कौन नहीं आया, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमारी हाजिरी हो गई, आज हमारी दिहाड़ पूरी हो गई है। तो कोर्ट वालों को भी पहली तो चीज़ है कि हमारे जो असेंबली मेंबरान हैं उन पे ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट के ऐसे लॉ बनाएं कि जिसमें जज मजबूर हो फैसला करने पे, ना कि जज पे सारी बात छोड़ दी जाए। भाई आपको लॉ के लिए वोट देकर भेजा गया है, कौमी असेंबली में भी सूबाई असेंबली में भी, कि लॉ मेकिंग करें। आप लॉ मेकिंग करने की बजाय अपने अपनी गलियों नालियों और अपने रिश्तेदारों की जो है ना वो शिकायतें लेके तो जो असेंबली में पहुंचे होते हैं कि जी वो मेरा ये काम कर दें, मेरा वो काम कर दें, और उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। ये चीज़ें हमारे असेंबली मेंबरान को जब हम लोग चुनते हैं तो इन लोगों पर कड़ी निगाह रखें कि ये कौन सा आदमी इस काबिल है कि जो मुल्क के लिए वफादार है, अपने खानदान के लिए या अपने घर वालों के लिए वफादार होना। ये तो जानवर भी वफादार होता है, जानवर का भी बच्चा आप कई वीडियो क्लिप में देखेंगे कि वो मरे हुए जानवर के भी पास से नहीं हटते, उन्हें भी ये एहसास होता है कि भाई ये हमारे साथ का एक साथी था। तो वो इंसान तो बहुत अफजल चीज है, अल्लाह ताला ने इसको सबसे अफजल इसको करार दिया है। उस दिन 2 दिसंबर थी तो 5 दिसंबर की डेट उन्होंने बताई थी। तो मैंने कहा क्या मसला है? तो उन्होंने कहा जी जिसने किराएदार ने कब्जा नहीं है। मैं क्या अच्छा, तो आप मुझे नंबर दें, उसका नंबर है किराएदार का। वो लेके मैंने ऑपरेटर को कहा, उससे बात की और उसने बताया अपना नाम इमरान असगर। मैंने उसे कहा तू वाकई ज़ीशान असगर का भाई है? उसने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा बेटा तू क्या करता है? वो कहता है मैं नेवी में था, रिटायरमेंट लेके लाहौर आ गया हूँ। तो इस पे जैसे मेरा स्टाइल है, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा कि तूने आके बेवाओं के मकानों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है यहाँ पे अपने भाई की वजह से। तो कहने लगा नहीं जी मेरा तो मकान बन रहा है। तो मैं क्या वो कौन सा मकान है जो 2 साल से बना रहा है? तू क्या खोखरों की तरह 100 कनाल का महल बना रहा है जो 2 साल से पानी नहीं रहा? तो इस बात पे मेरी पे वो जाहिर है उसको थोड़ा वो ऑफेंड भी हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा कि अब कब खाली करेगा? उसने कहा मैं करूंगा जून जुलाई 2021 में खाली। मैंने कहा कि तुझे पता है कि मुझे इस काम के लिए यहाँ पे लाहौर पे लगाया गया है कि तुम जैसे जो रास्कल्स हैं और बदमाश हैं और जो बेवाओं और यतीमों के मकानों पर कब्जा कर रहे हैं उनसे मैं कब्जे छुड़वाऊं। तो आज 2 दिसंबर है, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 17 दिसंबर को चाबियां आके मेरे दफ्तर में दे जाना, वरना तेरे साथ वो करूंगा जो चोरों डाकुओं के साथ होता है। ये आपने कहा फोन? अच्छा, ये मैंने बिल्कुल कहा इसी मां जी के सामने
عائشہ کے سامنے کہا تو اس پہ ماں جی کو بند کر دیا میں نے فون، اور میں نے ماں جی کو کہا کہ آپ نے 5 دسمبر کو عدالت نہیں جانا، آپ 17 دسمبر تک کا انتظار کے چابیاں لے جائیں۔ وہ آئی، ان کو یقین ہی نہ آیا، انہوں نے آ کے مجھے جب بھی ڈال دی، مجھے اتنی دعائیں دی کہ میں کیا کروں، میری سگی ماں کی طرح انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ تو میں نے کہا ماں جی یہ چابیاں لیں، یہ پتر ایویں بھی کم ہو سکتے ہیں۔ میں کہا عمران خان دعا دیو، عمران خان دعا دیو، عمران خان۔ اب اس بات سے آپ ایک اور بات بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے کسی بوڑھے آدمی کو تھانے میں FIR کٹوائی، تھانے دار نے کہا بابا جی 5,000 روپیہ مجھے دے دیں، آپ کا فیصلہ میں کر دیتا ہوں دستی۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا کیس لکھ لو، رجسٹر کر لو تاکہ عدالت سے ہمیں فیصلہ مل جائے گا۔ تو وہ چلے گئے عدالت میں 4 5 6 سال لگ گئے۔ 6 سال بعد فیصلہ جج نے دے دیا، بابا جی کے حق میں دیا، اور بابا جی کو کہا کہ بابا جی مبارک ہو، آج آپ کامیاب ہو گئے، تو میرے لیے بھی آپ کوئی دعا کیا کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا پھر میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تھانے دار لگوا دے۔ اس نے کہا بابا جی تھانے دار چھوٹا عہدہ ہوتا ہے، میں جج ہوں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا یہ جو تم نے 6 سال میں جو فیصلہ کیا ہے، یہ تھانے دار جو ہے، جو تم جج ہو کے تم نے 6 سال میں فیصلہ کیا ہے، یہ مجھے تھانے دار نے اسی ٹائم کہا تھا کہ 5,000 مجھے دے دیں، میں ابھی آپ کو فیصلہ بھی دستی کر کے دے دیتا ہوں۔ تو جو دستی کرنے والا ہے اس کا عہدہ بڑا ہوا، تم نے تو 6 سال لگا دیے فیصلہ کرنے میں، تو تم سے تو بڑا وہ تھانے دار ہے۔ تو اسی طرح شیخ عمر کے بقول کہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ بھائی ڈنڈا لے کے آ جاؤں گا، اور اس نے چابیاں اسی طرح مجھے 15 دن بعد دے دیں۔ تو یہ لوگ ڈنڈے کے ہیں۔ اگر یہی چیز کورٹ کہہ دیتے ہیں 2 منٹ اگر یہی چیز زیادہ لگا لیتے اور اسی ٹائم کہتے بھائی دونوں سائڈ کے آئیں بیٹھیں میرے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، چلیں عدالت کے اندر نہ بیٹھیں اپنے چیمبر میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے تو مجھے ساری کہانی سنا دیں کہ اصل کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ جج کو پتہ ہوتا ہے، جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس آدمی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ یہ وہ کہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، گو کہ ججوں نے کتابیں ضرور پڑھی ہوتی ہیں، لیکن یہ فیصلے جو ہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق دیتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، 5 ججوں میں سے 2 ایک فیصلہ دیتے ہیں اور 3 ایک فیصلہ دیتے ہیں، وہ کتابوں کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں؟ قطعی نہیں، یہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔ کہانی انہوں نے وہ رام کہانی پڑھی ہوتی ہے وہاں پہ کتابوں میں، لیکن جب فیصلے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ان کا اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے عام عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ یہ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا جج جو ہے وہ کتابوں کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں یا کہ اپنے مائنڈ کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں۔ میری ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے اور اسے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور اگر پسند آئے تو اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ عوام تک پہنچے، اور عوام تک شعور کی بات پہنچنی چاہیے۔ عوام کو کوئی بھی چیز ہے وہ تربیت دینے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے، کچھ بھی گھر بیٹھے کسی کو نہیں پتہ لگتا جب تک کہ وہ سنے گا نہیں، اور اگر سنے گا تو میں بھی اس میں 5% 10% ہر بات سننے کے بعد اس کے پاس مواد اکٹھا ہوگا، اسے بولنے کی طاقت مل جائے گی۔ تو جب طاقت مل جائے گی تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔